सिर्फ पिछले 20 सालों में चाइना ने इतना कंक्रीट यूज किया कि पूरा अमेरिका दोबारा बन जाए। I love China. China, you go there now, roads, bridges, schools, you never saw anything like it. They have bridges that make the George Washington Bridge look like small potatoes. 2011 से 2013 के सिर्फ 3 सालों में चाइना ने अराउंड 6.4 बिलियन टन सीमेंट कंज्यूम किया था, जबकि अमेरिका ने पूरे 28th सेंचुरी में इससे कम सीमेंट यूज किया है। इवन चाइना ने एक ऐसा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर दिया जो 2024 के एंड तक 48,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। लेकिन ठीक इसी प्रोग्रेस के दौरान इंडिया में हम अपने पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन जैसे चैलेंजेस से जूझ रहे थे। और बात मुंबई की मेट्रो की, जिसे लेकर हर बार नई डेडलाइन मिलती है। Backing out from the high-speed train projects in India. मुंबई का struggle due to delay in metro work. और अब जरा आप अपने अराउंड देखिए, अपने सिटी को याद कीजिए एंड देखिए चारों तरफ एंड नोटिस कीजिए वो एक फ्लाईओवर, वो एक मेट्रो प्रोजेक्ट या फिर वो एक रोड जो पिछले 5 साल या शायद 10 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और अब एक बार ये नया वीडियो देखिए। अब जो आपने देखा ये 2015 में चाइना की एक कंपनी ने 57 स्टोरी स्काईस्क्रैपर सिर्फ 19 दिन में असेंबल कर दिया था। नाम था द मिनी स्काई सिटी। लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग ट्रेडिशनल तरीके से ब्रिक बाय ब्रिक नहीं बनी थी। इसके थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स पहले ही फैक्ट्री में प्रिपेयर कर दिए गए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्हें ऑलमोस्ट लेगो ब्रिक्स की तरह असेंबल किया गया था। लेकिन फिर भी सवाल अब भी वही है कि चाइना इतना फास्ट बिल्ड कैसे कर रहा है? क्या उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है, या फिर क्या उनके वर्कर्स हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, या फिर चाइना का गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है जहां किसी को परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती? तो अगर आप सिर्फ इन रीजंस को चाइना का स्पीड मानते हो, उनका सीक्रेट समझते हो, तो आप चाइना की एक्चुअल स्टोरी मिस कर दोगे। क्योंकि चाइना का रियल एडवांटेज या फिर कह लो रियल मैजिक कंस्ट्रक्शन के साइट पर नहीं होता, बल्कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से काफी पहले ही या तो फिर एक फैक्ट्री में या तो फिर किसी दूसरे साइट में शुरू हो जाता है। और इसी को आज समझना इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानदीप के एक बिल्कुल ही फ्रेश एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक 100 किलोमीटर लंबी रोड बनानी है, वो भी इंडिया में। तो उसका प्रोसीड्योर क्या होगा? सबसे पहले लैंड आइडेंटिफाई होगा, फिर सर्वेज होंगे, फिर अप्रूवल्स लिया जाएगा, फिर लैंड एक्विजिशन होगा, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फिर टेंडर प्रोसेस होगा और फिर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन किया जाएगा और फिर कंस्ट्रक्शन चालू होगा। और कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर लैंड का इशू आ गया या फिर लीगल डिस्प्यूट हो गया या फिर फंडिंग का इशू आ गया तो प्रोजेक्ट का तो रुकना निश्चित है। और यहाँ प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ इंडिया का नहीं है, बल्कि हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना नेचुरली कॉम्प्लेक्स ही होता है। क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली सिर्फ रोड नहीं बना सकते, उन्हें लैंड ओनर, बिजनेसेस, एनवायरनमेंट, कोर्ट्स, लोकल कम्युनिटीज और मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और चाइना ने इसी प्रॉब्लम को कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल से सॉल्व कर दिया है। क्योंकि दोस्तों चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अक्सर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक नेशनल स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया है। और यही चाइना का पहला सीक्रेट है, प्लानिंग बट एट लार्ज स्केल। लेकिन यहाँ चाइना सिर्फ एक रोड या फिर एक ब्रिज का प्लानिंग नहीं करता है, वो पूरा एक इकोनॉमिक जोन का प्लानिंग करता है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझो कि अगर चाइना में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाना है तो वो पहले फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। पहले तो प्लानिंग किया जाएगा कि फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल कैसे आएगा, वर्कर्स फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे, माल फैक्ट्री से पोर्ट तक कैसे जाएगा और पोर्ट से दुनिया तक कैसा पहुंचेगा। इसीलिए फैक्ट्री के साथ साथ रोड, रेलवेज, पावर एंड लॉजिस्टिक्स सब कुछ दोस्तों प्लान किया जाता है। और दोस्तों यही डिफरेंस है कि चाइना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बनाता, वो प्रोजेक्ट को एक दूसरे से जोड़ के पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करता है। और यही से चाइना की सेकेंड सुपर पावर आती है और वो है मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों यहाँ एक बात हमें समझना जरूरी है कि चाइना सिर्फ बिल्ड नहीं करता, चाइना मैन्युफैक्चर करता है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझो, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक बिल्डिंग बनाना है तो वो क्या करेगा? वो साइट पे जाएगा, मटेरियल्स ऑर्डर करेंगे, वर्कर्स को साइट पे ट्रेन करेंगे,
और फिर बिल्डिंग बनाना चालू कर देंगे ब्रिक बाय ब्रिक। लेकिन चाइना में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स पहले ही फैक्ट्री में बना दिए जाते हैं, जैसे स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट सेक्शन, विंडोज, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मॉड्यूलर पार्ट्स। सब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्री में प्रिपेयर कर दिया जाता है और फिर साइट पर उन्हें सिर्फ असेंबली करनी होती है। इजीली असेंबल करते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कार फैक्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स से असेंबल होती है, वैसे ही बिल्डिंग के पार्ट्स भी फैक्ट्री में प्रिपेयर करके उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे असेंबल किया जाता है, जैसे मिनी स्काई सिटी। दोस्तों इस अप्रोच का एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, क्योंकि कंपनी ने बिल्डिंग के 2736 मॉड्यूल्स को कंस्ट्रक्शन साइट से पहले ही फैक्ट्री में फैब्रिकेट कर दिया था और फिर साइट पर उन्हें असेंबल करके सिर्फ 19 डेज में 57 स्टोरी स्काईस्क्रैपर खड़ा कर दिया। लेकिन एक और चीज है जो चाइना को बहुत डिफरेंट बनाती है और वो है एग्जीक्यूशन। China has a habit of building at a scale the rest of the world struggles to match. आपने देखा होगा चाइना में एक मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होते ही कुछ ही टाइम बाद कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पे नजर आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना में हर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट होता है, वहां भी डिलेज होते हैं, वहां भी 200 फेलियर्स आते हैं। इवन फंडिंग का इशू भी चाइना में आता है और कुछ प्रोजेक्ट तो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ यही चीज का डिफरेंस है हम में और चाइना में, और वो है सेम माइंडसेट। देखिए चाइना में डेकेड्स तक एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया गया जहां गवर्नमेंट, बैंक्स, स्टेट ओन्ड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कंस्ट्रक्शन फर्म सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सबका फंडा सिंपल है, सबका माइंडसेट एक ही है और वो हो गया डेवलपमेंट। और जब सभी का माइंडसेट एक होता है तो प्रोजेक्ट की स्पीड नेचुरली बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर चाइना का मॉडल इतना पावरफुल है तो इंडिया चाइना को कॉपी क्यों नहीं कर लेता? क्या वो कर सकता है चाइना को कॉपी? तो इसका आंसर है इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज का एक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम, लैंड ओनरशिप, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। इंडिया का चैलेंजेस सिर्फ ये नहीं है कि हम फास्ट कैसे बिल्ड करें, चैलेंज तो दोस्तों ये भी है कि हमें उन सभी इंस्टीट्यूशन और एनजीओ से एनओसी लेना पड़ता है जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। और ऑनेस्टली दोस्तों बोला जाए तो इंडिया भी चेंज अपने आप को कर रहा है, जैसे हाईवे, मेट्रो नेटवर्क्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इन सब में इंडिया ने लास्ट दशक में बहुत ज्यादा प्रगति, एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन दिखा है दोस्तों। लेकिन चाइना से कंपैरिजन में हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन जरूर देता है, डेवलपमेंट से पैसा खर्च करने का नाम नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है प्लानिंग, वो भी लार्ज स्केल में, मैन्युफैक्चरिंग वो भी एडवांस तरीके से, और मेनली एग्जीक्यूशन वो भी जितना जल्दी हो सके। और दोस्तों ये एक बड़े इकोनॉमिक सिस्टम का मेन पिलर्स है, और जब इन पिलर्स को एक डायरेक्शन में मूव कराएंगे आप तो एक कंट्री सिर्फ ग्रो नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म भी होगा। और दोस्तों चाइना की मैसिव डेवलपमेंट स्टोरी आज हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन अगर बनाया तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता है? तो क्या इंडिया भी आने वाले 20 सालों में अपनी पॉपुलेशन, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ को यूज करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बना सकता है जो चाइना की स्पीड को चैलेंज करे? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से सीखना चाहिए या फिर इंडिया को अपना एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल डेवलप करना चाहिए जो इस डेवलपमेंट के रेस में इंडिया को जिता सके? कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डीप बिजनेस इकोनॉमिक केस स्टडीज या फिर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और ज्ञानदीप को सब्सक्राइब एवं फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।